प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यान में हमने रीतिकाल के नामकरण के ऊपर चर्चा की थी। हमने ये बात की थी कि रीतिकाल का नामकरण किन किन आधारों पर हुआ और उसको क्या क्या नाम दिया गया। आज हम ये देखेंगे कि रीतिकाल में कौन कौन से प्रकार के काव्य प्रचलित थे। रीतिकाल के कवियों ने कौन कौन सी शैलियों में किस किस प्रकार से काव्य की रचना की। हमने कल बात की थी कि रीतिकालीन कवि अधिकांशतः दरबारी कवि थे। प्रतियोगिता के आधिक्य के कारण वो विशेष चमत्कार लाने के लिए अपने काव्य को अलंकारों से और काव्य की अन्य अन्य रीतियों से सुसज्जित करते थे। इस तरीके से जब प्रतियोगिता बहुत होती है तो उसमें कई प्रकार भी सम्मिलित हो जाते हैं। व्यक्ति अलग अलग तरीकों से अपनी बात को रखने की कोशिश करता है। इसी तरह इन्हीं परिस्थितियों से गुजरते हुए रीतिकाल में काव्य की 3 धाराएं प्रचलित थी। रीतिबद्ध काव्य लिखा जाता था, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ये 3 प्रकार के काव्य 3 प्रकार से उस काल के कवि अपने काव्य की रचना करते थे। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रीति की परंपरा या परिपाटियों के अनुसार काव्य रचना करते थे। बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार एवं काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार वे लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे और उस आधार पर काव्य की रचना करते थे। लक्षण ग्रंथों से मतलब है कि अलंकार आदि काव्य शास्त्र से संबंधित जो नियम हैं, पहले उनके लक्षण लिखते थे और उसके पश्चात वो उन्हीं लक्षणों के संबंधित पदों की रचना किया करते थे। तो काव्य शास्त्र के जो नियम थे उनके आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए, जिनमें केशव, चिंतामणि, देव, सेनापति, मतिराम और पद्माकर सर्वोपरि हैं। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की और उसी के माध्यम से अपने काव्य को प्रकट किया। रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटियों को न अपनाकर या उनसे न बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि थे। उस काल में स्वच्छंदतावादी कवि रीतिबद्ध कवियों की अपेक्षा उपेक्षणीय माने गए, क्योंकि उन्होंने लक्षणों का प्रयोग नहीं किया था और जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों को लिखकर उस पर अपने कवि रीतिबद्ध तरीके से काव्य की रचनाएं की, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। परंतु रीति मुक्त कवियों ने या स्वच्छंदतावादी कवियों ने कविता को नया रूप दिया। इनमें घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम, रसखान जैसे कवि हैं जो स्वच्छंदतावादी थे और जिन्होंने रीति काल की बंधी बंधाई परिपाटियों को अपने काव्य का माध्यम न बनाकर स्वच्छंद रूप से काव्य की रचना की। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार की फुटकर रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। इन्होंने प्रेम का शास्त्रीय रूप न अपनाकर सात्विक रूप अपनाया है। इन्होंने काव्य शास्त्र को न अपनाकर हृदय के भाव को अपनाया है। इसी प्रकार जो अगला स्वरूप था काव्य रचना का रीतिकाल में, वो कवि या वो रचनाकार रीति सिद्ध कवि कहलाए। रीति सिद्ध काव्यधारा में महाकवि बिहारी आते हैं, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे किंतु काव्य शास्त्र के नियमों का पालन कविता में अवश्य किया। इनके काव्य में रीतियां सामूहिक प्रभाव के कारण स्वतः ही सिद्ध हो गई। इनमें भाव इतना प्रभावी था कि काव्य की रीतियां जो थीं वो अपने आप ही इनके दोहों में आती चली गई।
अब हम रीतिकाल की परिस्थितियों पर बात करेंगे कि रीतिकाल की परिस्थितियों से पहले क्या माहौल था, किन परिस्थितियों में रीतिकाल का आविर्भाव हुआ। इस संबंध में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि किसी भी काल के साहित्य का अध्ययन करने के लिए हमें पहले उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कलात्मक साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव कवि पर अवश्य पड़ता है और कवि जिस परिवेश में पलता है, बड़ा होता है, उन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित होकर स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। आज भी हम देखते हैं कि जितने साहित्यकार हैं, चाहे वो कहानीकार हों, कवि हों, सब तत्कालीन परिस्थितियों से और तत्कालीन स्थितियों से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। रीतिकाल में जैसे श्रृंगार प्रधान था या राजा महाराजाओं के दरबार में रहने वाले कवि थे, उन्होंने उनकी इच्छाओं के अनुरूप उनको सुख देने वाली कविताओं की रचना की। आज का साहित्यकार ये सब नहीं कर सकता। आज अगर कोई साहित्यकार रचना करेगा तो भ्रष्टाचार पे कर सकता है, राजनीति पर कर सकता है, राजनीतिक अवसरतावादिता पे कर सकता है, या कोरोना पे कर सकता है, या मानवीय भावनाओं का चितेरा हो सकता है, मानवीय भावनाओं का चित्रण कर सकता है। तत्कालीन परिस्थितियों में जो मानव पर जो गुजर रहा है, एक समय, कष्ट का समय जो गुजर रहा है, उन पर चर्चा कर सकता है। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों की, राजनीतिक परिस्थितियों की, भौगोलिक परिस्थितियों की और तात्कालिक परिस्थितियों का संपूर्ण प्रभाव साहित्यकार पर पड़ता है और वो प्रभाव ही उसे एक और साहित्य लिखने की प्रेरणा भी देता है और वही उसका वर्ण विषय भी होता है। तो हम ये देखेंगे कि रीतिकाल में राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी और रीतिकाल में अन्य परिस्थितियां कैसी थी, जिसके कारण तत्कालीन जो कवि थे उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी। मैं बहुत संक्षेप में आपको इन परिस्थितियों के बारे में जानकारी दूंगी और उसके बाद हम फिर अगले व्याख्यानों में पुस्तक से जो पद हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि रीतिकाल में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो कैसी थी। सबसे पहले हम ये जानें कि 1700 से 1900 तक का जो काल है, लगभग 200 साल का, वो काल श्रृंगार काल का समय रहा। इस काल का जो आरंभ था, उस समय मुगल शासन जो है वो चरमोत्कर्ष पर था और मुगलों में जो भारत में जिन्होंने लूटपाट की, बहुत संपन्न होकर उनकी बादशाहत स्थापित हुई भारत में, तो उन्होंने रास रंग को, सुरा और सुंदरी को अपना प्रिय विषय बनाया और धीरे धीरे उनके जो कवि थे वो भी उन्हीं की इच्छा के अनुरूप ऐसे ही काव्य की रचना करने लगे। तो हम ये देखते हैं कि उस काल में अकबर ने अपनी सहिष्णुता की नीति के द्वारा हिंदू और मुसलमान दोनों को एक सूत्र में पिरोया और मुगल साम्राज्य की नींव प्रशस्त की। किंतु अकबर के बाद जहांगीर ने राज्य की व्यवस्था पर ध्यान न देकर सुरा और सुंदरी का प्रचार किया। शाहजहां इन सब से अलग एक और धार्मिक सहिष्णु था, तो दूसरी ओर कला और संस्कृति का व्यवस्थापक। इसका समय सुख और शांति का समय था। शांति और व्यवस्था के कारण जनता सुख समृद्धि में पली और बड़ी हुई, श्रृंगार और भोग की ओर प्रवृत्त हुई और शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब के सत्तारूढ़ होते ही देश की राजनीतिक स्थिति में भयानक परिवर्तन हुआ। औरंगजेब का समय सभी दृष्टियों से, भले ही वो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था हो, कला की स्थिति हो, वो उसकी अदूरदर्शिता और रुग्ण मनोभावों के कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। उसने
अपने पूर्वजों की उदार धार्मिक नीति का परित्याग करके निकृष्ट कोटि की अपनी मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया। वह अनुदार धार्मिक नीति का व्यक्ति था जिसने जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। हिंदुओं से वह सदैव दोहरा व्यवहार करता था और उसके अत्याचार हिंदुओं पर इतने थे कि हिंदुस्तान में उनके प्रति आक्रोश पैदा होने लगा। मराठाओं ने सिर उठाया और पूरा हिंदू समाज अपनी रक्षा के लिए एकजुट होने लगा। मराठा शक्ति ने यवन साम्राज्य को समाप्त किया और हिंदू राज्य की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, बंगाल में बैरागी के नेतृत्व में सिखों ने मुगल साम्राज्य की नींव खोखली कर दी। आगरा के पास जाटों ने, राजपूत राजाओं ने मुगल साम्राज्य के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा किया और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति अत्यंत विकट और शोचनीय हो गई। केंद्र से दूर जो शासक थे, दूर दराज के शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की रीढ़ ही टूट गई। इस प्रकार भारत एक विदेशी शक्ति को अपने वर्चस्व से विलग करने में सफल हुआ और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना आधिपत्य दिखाना शुरू किया। शाहजहां, हम देखते हैं कि जहांगीर के समय में आए हुए जो अंग्रेज थे, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे किसी दिन भारतीय सत्ता को अपना हथिया लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित कर दिया और मुगल शक्ति को एकदम नष्ट कर दिया और इसी कारण उनके मन में सत्ता का लोभ पैदा हुआ। आप सब जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापारी बन करके आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों की फूट के कारण, भारतीय राजाओं की फूट के कारण उन्होंने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने के स्वप्न देखे। धन्यवाद।